मोहतरम ख़वातीन हज़रात, हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के आज़ा पे डिपेंड करती है, लेकिन हमारी बॉडी की जो शेप है, जो अपराइट पोजीशन है, जो हम स्ट्रांगली मूव करते हैं और वज़न उठाते हैं, सो इसका कमाल जो है वो बोन्स की वजह से है। यानी आपकी हड्डियां जो हैं वो बुनियादी तौर पर आपको शेप फराहम करती हैं, आपको अपराइट रखती हैं और आपको स्ट्रांग रखती हैं। अब इन हड्डियों का जो बनने का अमल है वो कैसे होता है? ये हड्डियां जब बन जाती हैं 80 साल की उम्र तक, 90 साल की उम्र तक या 70 साल ऑन एवरेज 60-65 ईयर्स तक ये कैसे सलामत रहती हैं? और इनमें अगर वेयर एंड टेयर का अमल पूरी बॉडी में जारी है तो इनमें अगर वेयर एंड टेयर होती है तो क्या होता है? ख़वातीन हज़रात, आज एक ऐसे ड्रग के हवाले से बात करेंगे जो कि आपकी बोन्स को इंटैक्ट रखता है और उस ड्रग के मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो कि आपकी बोन्स में अंदर हो क्या रहा है और ये ड्रग फिर किस तरह काम करती है। सो आज बात करते हैं बिसफॉस्फोनेट आइबेंड्रोनेट के हवाले से। आइबेंड्रोनेट जो है वो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो बोन है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, उनमें एक ऑस्टियोब्लास्ट होता है और एक ऑस्टियोक्लास्ट होता है। जब आपकी बोन में वेयर एंड टेयर हो रही होती है तो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो आपके बोन को रिजॉर्व करती हैं, उन टिश्यूज को, उन सेल्स को वो रिजॉर्व करके यानी उनको जाइल करती हैं, उनको माया बनाती हैं और उनको रीप्रोसेस करती हैं। और फिर जब ये रीप्रोसेस का अमल हो रहा है तो दूसरे सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि आपके बोन में मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें पाई जाती हैं वो मटीरियल लेके और आपकी बोन फॉर्मेशन करती हैं, बोन को मिनरलाइज करती हैं, बोन को स्ट्रांग बनाती हैं और बोन को सॉलिड बनाती हैं। सो ये बुनियादी तौर पर ऑस्टियोब्लास्टिक सेल होते हैं जो आपके बोन को स्ट्रांग रखते हैं और आपके बोन को बनने का जो अमल है उसको जारी रखते हैं। सो बोन को मजबूत रखने के लिए ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाना, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करना जो है वो बिसफॉस्फोनेट यानी आइबेंड्रोनेट की जिम्मेदारी है। और आइबेंड्रोनेट उसको बोन को स्ट्रेंथ फराहम करने के लिए और उसकी बोन मास डेंसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसी ड्रग्स है जिनका हम इस्तेमाल करा रहे होते हैं। फिर एक और बात आपके लिए जानना जरूरी है कि आप अगर बिसफॉस्फोनेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको मटेरियल चाहिए होता है, बोन बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो आपको चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर एक कमरा बना रहे हैं और उसके लिए आप पहले मटेरियल लाते हैं, ईंटें, सीमेंट, बजरी वगैरह, और फिर अपने मिस्त्री को लाके काम पे लगा देते हैं कि यार आप मेरे लिए कमरा बनाओ। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल नहीं है और आप मिस्त्री को ले आए तो फिर मिस्त्री मटेरियल अगर ना हो तो वो कैसे काम करेगा। इसी तरह अगर आप आइबेंड्रोनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पहले आपकी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी, मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, मैग्नीशियम और इसी तरह जो बोन मास डेंसिटी के लिए मिनरल्स चाहिए होते हैं वो आपकी बॉडी में होना ज़रूरी है। सो इसके इस्तेमाल से पहले जो लोग इसका इस्तेमाल हमारे वो होता है जहन में होता है कि इनको हम बिसफॉस्फोनेट्स का इस्तेमाल कराने जा रहे हैं, सो उनको तकरीबन महीना पहले कैल्शियम सप्लीमेंट और मुख्तलिफ किस्म की सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उनकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के विटामिन डी, फास्फोरस वगैरह इनका मिकदार जो है वो बराबर रहे। और फिर उसके बाद जो है तो हम उनको बिसफॉस्फोनेट्स दे देते हैं और वो बिसफॉस्फोनेट्स अपना अमल जारी करती हैं और बोन बनने का अमल जो है वो तेज हो जाता है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये आपकी बोन को बनाता है तो इसकी इंडिकेशन क्या है? इसकी इंडिकेशन है ख़वातीन और हज़रात ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जिन लोगों में बोन मास डेंसिटी एज के साथ डिक्रीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उनके बोन्स जो है वो बुरबुरे हो जाते हैं, उनके बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। सो ऐसे लोगों को हम कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के साथ फिर बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं ताकि उनकी बोन्स जो है वो दोबारा से उनमें डेंसिटी आ जाए और उनकी बोन्स जो है वो मजबूत हो जाए। सो इसका बुनियादी रोल जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं या ऑस्टियोपीनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है, जिनको पट्ठों में दर्द होता है, बोन्स में दर्द होता है या जो फ्रैक्चर्स वगैरह हो रहे होते हैं, सो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और ख़ास इंडिकेशन है जो कि हाइपरपैराथायराइडिज्म की वजह से अगर आपका कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी में, सो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए और उसको निकालने के लिए भी बिसफॉस्फोनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की पैरान्यूप्लास्टिक कंडीशंस होती हैं जिसमें बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और बॉडी का कैल्शियम लेवल जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स में। सो उसमें भी बिसफॉस्फोनेट का इस्तेमाल हम कराते हैं ताकि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, वो कैल्शियम बोन्स में चला जाए या उस कैल्शियम को फिर आपकी बॉडी जो है वो एक्सक्रीट कर दे और आपको हाइपर कैल्सीमिया यानी कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से जो अलामात या कुछ मुश्किलात हैं वो ना होने पाए।
सो इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में किया जाता है। आते हैं इसके मेटाबॉलिज्म की तरफ। इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो रीनल मेटाबॉलिज्म है। सो इसका इस्तेमाल करते हुए आपको मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है कि आपके पेशेंट का जो है तो उसके रीनल फंक्शंस वो नॉर्मल हों। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ख़वातीन हज़रात? बिसफॉस्फोनेट्स अगर आप ओरल लें या इंजेक्टेबल लें सो इसके मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओरल के साथ जो सबसे बुनियादी साइड इफेक्ट है वो है सीवियर गैस्ट्राइटिस। सो जब आप ओरल टैबलेट लेते हैं जो वीक में एक मरतबा लेनी पड़ती है, या जो आइबेंड्रोनेट है वो महीने में एक दफ़ा ओरल लेना पड़ता है, सो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लेना पड़ता है और उस दवाई को खाली पेट लेना पड़ता है ताकि एसिडिक मीडियम में वो जल्दी एब्जॉर्ब हो, और साथ ही साथ आपको 1 घंटे तक लेटना नहीं होता, आप चलते फिरते हैं ताकि वो स्टमक से बहुत अर्ली पास हो जाए और आपके इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए और वो इफेक्टिव हो जाए। सो जो लोग बिसफॉस्फोनेट्स ओरल का इस्तेमाल करते हैं उनमें गैस्ट्राइटिस के मसाइल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनको हम चलाते फिराते हैं, खाली पेट ये दवाई दे के पानी ज़्यादा पिलाते हैं और उसके 1 घंटे बाद उनको नाश्ता वगैरह करने की इजाज़त होती है। इसी तरह अगर बिसफॉस्फोनेट, आइबेंड्रोनेट वगैरह या रोजेंड्रोनेट, पामेंड्रोनेट मुख्तलिफ किस्म की जो होती हैं उनकी अपनी एक हाफ लाइफ होती है, जो कि इंजेक्टेबल 3 महीने या फिर जो ज़्यादा उसके होते हैं हाफ लाइफ के होते हैं वो 1 साल में एक इंजेक्शन लगाना होता है। आइबेंड्रोनेट 3 महीने बाद एक इंजेक्शन लगाना होता है जो कि स्लो आईवी लगता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल स्टाफ वो लगता है। आप घर पे नहीं लगा सकते क्योंकि इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की पेचीदियाँ आ सकती हैं। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है इंजेक्शन साइट एलर्जी। वहाँ पे एलर्जी हो सकती है इंजेक्शन साइट पे, या जब ये इंजेक्शन आप लगाते हैं आपको वायरल इलनेस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं कि आपको जिस तरह फ्लू हुआ वो आपका बदन दुखता है, आपके पट्टे दुखते हैं, आपके जोड़ जो हैं 2-3 दिन तक उनमें दर्द की कैफियत रह सकती है और आपको बुखार की कैफियत रह सकती है। इसके अलावा जो बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो इसका है वो है कि जॉ का बोन जो है सो उसमें ये बोन रिजॉर्प्शन करता है, बोन की जो है निक्रोसिस कर लेता है। खुदा न खास्ता आपको इसके इस्तेमाल के बाद अगर अपनी जॉ में यानी आपके जो जबड़े की हड्डी है उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि उसको फॉलो अप करना पड़ता है कि खुदा न खास्ता आपकी जॉ बोन तो अफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। इसके अलावा जो है तो ये रीनल फंक्शंस को डिरेंज कर सकता है। सो जब भी आप बिसफॉस्फोनेट्स का इस्तेमाल अपने पेशेंट में कराएं उसकी रीनल फंक्शंस कराना ज़रूरी होता है। बिसफॉस्फोनेट्स अगर आप इंजेक्टेबल देते हैं उसके साथ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है, और या इसके साथ जो है तो आपको कैल्शियम एकदम से जो है तो वो बोन्स की तरफ चला जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट की तरफ चला जाता है, तो आपको हाइपोकैल्सीमिक टेटनी यानी आपकी बॉडी का कैल्शियम अगर यूटिलाइज हो जाए तो आप टेटनी में जा सकते हैं, आपके मसल्स जो वो स्टिफ हो जाते हैं, हाथ पांव टेढ़े हो सकते हैं। ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है, लेकिन आप हाइपोकैल्सीमिक टेटनी का शिकार हो सकते हैं। बिसफॉस्फोनेट जो है उसकी सेफ्टी प्रोफाइल के हवाले से अगर बात की जाए, बिसफॉस्फोनेट जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, लैक्टेशन में सेफ नहीं है, जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें सेफ नहीं है, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं उनमें सेफ नहीं है, और जो यंग एडल्ट्स हैं 18 ईयर्स से कम जिनकी एज है उनमें बिल्कुल भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप उनको नहीं दे सकते। सो ये एल्डरली की दवाई है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं, ये उनकी दवाई है। आप इसका इस्तेमाल सिर्फ एल्डरली पेशेंट्स में करा सकते हैं जिनका रीनल फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो। अब बात करते हैं कि इसके इंटरैक्शंस की, कि किन दवाइयों के साथ इसकी इंटरैक्शन है। एनसेड्स के साथ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ इसकी इंटरैक्शन है। अगर आप इसको ओरल लेते हैं ये गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर के चांसेस को 10 गुना बढ़ा देता है। सो इसीलिए हम जब ये देते हैं तो अक्सर औकात हम कहते हैं कि आप चलते फिरे रहा करें, 1 घंटे तक पानी ज़्यादा पिएं और उसके बाद जो है तो आप नाश्ता कर लें, क्योंकि सीवियर गैस्ट्राइटिस करता है। स्टीरॉइड के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे गैस्ट्राइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, एनसेड्स के साथ इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। या वो लोग जिनका बोन नॉर्मल है और महज तुक की बुनियाद पर अगर उनको क्रॉनिक एक्स एंड पेन्स हो रही है हाइपर यूरिसीमिया की वजह से या और किसी वजह से अगर उनको आप देंगे तो उनके लिए भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिन लोगों को बिसफॉस्फोनेट से एलर्जी है उन लोगों में आप ये इस्तेमाल नहीं करा सकते क्योंकि इनको हाइपर सेंसिटिविटी है। इसी तरह जो लोग वारफरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या दिल के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उनमें भी कुछ आपको दवाइयों के इंटरैक्शंस देख के आप बिसफॉस्फोनेट्स का इस्तेमाल करा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, बिसफॉस्फोनेट चूंकि एक सेंसिटिव ड्रग है, एक स्पेशलिटी ड्रग है, सो इसका इस्तेमाल
एज अ सेल्फ मेडिकेशन या जनरल प्रैक्टिशनर्स की लेवल पर नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल सिर्फ कंसल्टेंट फिजिशियन या कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन या कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन जिनको इनकी ज़रूरत पड़ती है स्पाइन वगैरह के लिए, सो वो इसका इस्तेमाल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसको ओवर द काउंटर सेल इसका नहीं होना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। ख़वातीन और बिसफॉस्फोनेट्स के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बिसफॉस्फोनेट्स के साथ अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बेंड्रोनेट की टैबलेट लिया तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आप कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं ले सकते, उसके 2 घंटे बाद आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना पड़ता है। जब आप बिसफॉस्फोनेट्स का इस्तेमाल करें सो आप अगले दिन से कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करा दें अपने पेशेंट्स को और तकरीबन महीने तक एटलीस्ट कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन जारी रखें। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि बिसफॉस्फोनेट्स के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक करके इसको ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।